विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि क्रिया जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा होने या किसी के द्वारा करने का जब हमें पता चलता है जिस शब्द के रूप से, उसे हम क्रिया कहते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं क्रिया और उसके भेदों को। सबसे पहले एक जो परिभाषा होती है, एक निश्चित परिभाषा होती है, वो हम क्रिया की समझ लेते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी शब्द से जब हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई कर रहा है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ क्रिया और धातु में थोड़ा अंतर है। धातु मूल शब्द होते हैं, मूल रूप होते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। यानी धातु में प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पढ़, पढ़ धातु रूप है, उसमें ना प्रत्यय लगाने के बाद पढ़ना। ऐसे लिख है, लिख धातु रूप है, उसमें ना हमने प्रत्यय लगाया तो लिखना। तो इस तरह से यहाँ पे उदाहरण हमने लिया है कि आ धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगाकर आना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्रिया किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं। तो धातु मूल रूप होते हैं शब्द के, उसको हम धातु कहते हैं। धातु में जो है प्रत्यय लगाने के बाद वो क्रिया शब्द बनता है। अब क्रिया के जो भेद हैं वो हम दो प्रकार से करते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। रचना के आधार पर 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। हम पहले कर्म के आधार पर क्रिया को समझ लेते हैं। कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म के, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वे क्रिया अकर्मक कहलाती है। यानी कि आप इसको ध्यान से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ कर्म का प्रयोग नहीं होता इसके साथ में। जैसे रमा बैठी है, युवक जा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ कर्म नहीं है। इसकी पहचान हम ध्यान रख सकते हैं कि क्रिया के साथ क्या किसको प्रश्न लगाकर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वहां क्रिया जो है अकर्मक होती है। यानी अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप क्या और किसको प्रश्न लगाकर यदि आप करते हैं, प्रश्न लगाते हैं और उसमें जवाब नहीं मिलता तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमा बैठी है, क्या बैठी है, ठीक है। युवक जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ अकर्मक क्रिया है। अब इसके बाद कर्म के आधार पर इसका दूसरा भेद होता है सकर्मक। यहाँ आपने देखा अकर्मक यानी कर्म के बिना, सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी कि जिन क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इसमें आपने देखा इसमें क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है और जिसमें जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ कार्य का फल और यहाँ क्रिया का फल वही है। इसमें जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा था क्या किसको प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ वाक्य में क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि लगाकर यदि हम प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे माँ चाय बना रही है, माँ क्या बना रही है, चाय बना रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सकर्मक में कर्म का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक
यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग हो उसे एक कर्मक कहते हैं, और जिसमें क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग होता है वहां द्विकर्मक कहते हैं। जैसे अनिल पत्र लिखो, यहाँ पे पत्र को लिखो, किसको लिखो? पत्र को लिखो, तो यहाँ एक कर्मक है। अब यहाँ है मोना ने चित्रा को फूल दिए। मोना ने चित्रा को किसको और क्या दिए? फूल दिए। तो आपने देख रहा है क्या किसको दोनों का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब सकर्मक है, और सकर्मक में भी दो कर्म है इसमें, चित्रा और फूल, तो इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया। तो आपने देखा कि कर्म के आधार पर दो प्रकार के भेद हैं, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक में जिसमें कर्म नहीं होता, क्या किसको कहने से उत्तर नहीं मिलता, वहां कर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म होता है क्रिया के साथ, क्या किसको किसे आदि कहने से जिसमें उत्तर मिलता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक में दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी जहां क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग हो एक कर्मक, और जहां क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हो तो वहां द्विकर्मक। अब है रचना के आधार पर इसके 5 भेद है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। हम सबसे पहले सामान्य क्रिया पढ़ेंगे। जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो, किसी वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल आया, माँ ने पत्र लिखा, बच्चा रोया, सविता स्कूल गई। यहाँ आप देख रहे हैं कि सब में एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है और इसलिए सामान्य क्रिया। इसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ये होता है जहां एक से अधिक हो। तो जब दो या दो से अधिक क्रिया एक ही कार्य पूर्ण करती हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे ट्रेन चल पड़ी, पुजारी ने प्रसाद बांट दी। आप देख रहे हैं दो दो क्रिया हो रही है। चपातियां बन गई। लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब भी दो क्रियाएं होती हैं तो उसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के बाद जो सहायक क्रिया होती है इसको हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। कुछ सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने का कार्य करती है, उन्हें हम रंजक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसमें है ट्रेन चल पड़ी, पड़ी, इसमें बांट दी, दी, इसमें बन गई, गई, ये जो है रंजक क्रिया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी जो सहायक क्रिया होती है उसे हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। अब तीसरा भेद है इसका नाम धातु। नाम धातु वो क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनते हैं। ये 4 प्रकार से बनती हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और अनुकरणवाची शब्दों से भी नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा से हाथ से हथियाना, यहाँ फिल्म से फिल्माना, सर्वनाम से अपना से अपनाना, ऐसे विशेषण में गरम से गरमाना, अनुकरणवाची में खटखट से खटखटाना, भुनभुन से भुनभुनाना, है ना। ऐसी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको ध्यान रखना है जिसमें कर्ता क्रिया को स्वयं न करके अन्य से करवाने का जिसमें पता चलता हो, बोध होता हो, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। जैसे यहाँ पे माली नौकर से पौधों में पानी डलवाता है, एक तो पानी डालता है तो यहाँ प्रत्यक्ष क्रिया होती है, लेकिन डलवाता है तो ये अप्रत्यक्ष क्रिया हो गई है। तो राहुल से बहन ने कपड़े धुलवाए। अब यहाँ आपको देखना है कि जैसे धुलाना, धुलवाना, यहाँ पे है पाना, ये डलवाना, डालना और फिर डलवाना। तो जो डालना है आप देख रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार से बनता है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे माँ ने राहुल से पत्र लिखवाया, तो यहाँ पे खुद कार्य नहीं करके क्रिया को आपको ध्यान रखना है कि जिसमें कर्ता कार्य को खुद ना करके किसी और से करवाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ है पूर्वकालिक क्रिया, इसका 5वां भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी जो पहले के काल में क्रिया हो चुकी हो, यानी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दौड़कर अंदर आया,
तो अंदर आने से पहले एक क्रिया हो चुकी है बच्चे के द्वारा दौड़कर, तो दौड़कर क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया, तो उछलकर यानी चढ़ने से पहले वो उछला था। तो जैसे राहुल भागकर माँ की गोदी में बैठ गया, अब यह भागकर, बैठने से पहले वो भाग कर आया। ऐसे ही माँ नहाकर पूजा करती है, पूजा करने से पहले वो नहाती है। तो इस तरह से जो क्रिया आप देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया जो हो चुकी होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्रिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो प्रकार के आपने भेद देखे, इसमें कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार के भेद थे, अकर्मक और सकर्मक। रचना के आधार पर 5 प्रकार के भेद है, जिसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार से आज हमने क्रिया को पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे पढ़कर और इसके अभ्यास कार्य को करके और हम अच्छे से इसको समझेंगे। धन्यवाद।